दोस्तों, आज हम लोग यूपीएससी के सिलेबस को अच्छे तरीके से डिटेल से एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि यूपीएससी जितनी सिलेबस में लिखती है क्या उतना ही पढ़ना है या उसके शब्दों में छिपी कई बातें होती है जो हमें वो इनडायरेक्टली समझाना चाहता है अपने सिलेबस के माध्यम से। तो चलिए आज हम लोग जीएस पेपर 1 के सिलेबस को समझते हैं। उसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि जनरल नॉलेज पेपर 1 जो होता है उसमें 4 सब्जेक्ट को यूपीएससी कवर करवाती है या उसमें 4 सब्जेक्ट का जो डाटा है वो देती है, या यूँ कहे कि हमें इस जीएस पेपर 1 में 4 सब्जेक्ट को पढ़ने हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट जो है इंडियन आर्ट एंड कल्चर है। उसके बाद आपको इंडियन सोसाइटी के बारे में पढ़नी है, उसके बाद हिस्ट्री और पढ़नी है और अंत में ज्योग्राफी के बारे में पढ़नी है। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडियन कल्चर आर्ट एंड हेरिटेज फर्स्ट पेपर। और इसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि जो यूपीएससी ने अपने सिलेबस में सिर्फ एक लाइन लिखकर छोड़ रखा है कि इसने अपने सिलेबस में केवल लिख रखा है साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द आर्ट फॉर्म्स लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स। और इसमें लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अंतर्गत हमें बहुत कुछ पढ़ने पड़ते हैं डिटेल्स में, लेकिन यूपीएससी उन चीज़ों को बतलाता नहीं है। तो आज हम उन्हें पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे, एक एक करके समझेंगे कि यूपीएससी ने जो पॉइंटर दे रखा है उसके अंदर हमें किन किन सब पॉइंटों को कवर करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें विजुअल आर्ट्स के बारे में पढ़ना पड़ता है। विजुअल का मतलब क्या है? जो दिख रहा है, जो ऐसा आर्ट्स जो हमें दिखता है, तो वैसे आर्ट्स को पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले हमें इंडियन आर्किटेक्चर पढ़ना है। इंडियन आर्किटेक्चर में हमें शुरुआत एंशियंट आर्किटेक्चर पढ़ना है। एंशियंट आर्किटेक्चर में भी हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो आर्किटेक्चर है वहाँ से लेकर स्टार्ट करना है, क्योंकि उनका माना जाता है कि पूरी दुनिया का जो अर्बन सभ्यता था वो सबसे पहली एडवांस अर्बन सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन ही थी। तो उसके आर्किटेक्चर को पढ़ना है, क्योंकि उन्होंने उस समय आज से लगभग 5000 साल पहले जो कला डेवलप किया था वो आज भी अतुल्य है, क्योंकि उन्होंने धातुओं को इतनी अच्छी तरह से मिश्रित करके मूर्तियां बनाई थी जो आज भी इतने वर्षों बाद भी वो पूर्ण स्वरूप में है। तो हमें सबसे पहले उसको पढ़ना है। उसके बाद आर्किटेक्चर में एंशियंट आर्किटेक्चर पढ़ना है, और एंशियंट आर्किटेक्चर में मेनली हमें दो जो एम्पायर थे उसके आर्किटेक्चर को पढ़ना है। मुख्य रूप से हम अगर बोले तो हमें गुप्तास और मौर्यास के आर्किटेक्चर को पढ़ना है, और साउथ में अगर जाएंगे तो पांड्यास चोलास उनके आर्किटेक्चर को पढ़ना है। उसके बाद आते हैं हम मिडिवल में हमें मुख्य रूप से मुग़ल काल के आर्किटेक्चर को पढ़ना है या मुग़ल आर्किटेक्चर को पढ़ना है। इन्होंने ही आर्किटेक्चर के फील्ड में बहुत सारे काम किए थे मिडिवल पीरियड में। उसके बाद हम देखते हैं आर्किटेक्चर के फील्ड में मॉडर्न टाइम में भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या जो ब्रिटिश सरकार थी, या यूँ कहे कि जो यूरोपियन लोग थे, उन्होंने आके जो आर्किटेक्चर डेवलप किया था भारत में वो भी कई हद तक नए थे, जो भारत में इससे पहले नहीं थे। तो उन्हें मॉडर्न आर्किटेक्चर के नाम से जान सकते हैं। उनमें मॉडर्निटी के नाम पे बहुत कुछ ज़्यादा तो नहीं थी, बट पुराने आर्किटेक्चर से अच्छे थे, या यूँ कहे कि कुछ भिन्न थे, तो हमें उनको पढ़ना है। उसके बाद हमें गुफाओं के अंदर बहुत सारे पेंटिंग, बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के गुफाएं बनी मिली है, जो प्राचीन काल में भी थी और कुछ मध्यकाल में भी बनी है। आधुनिक काल में गुफाओं का कोई जिक्र तो देखने को नहीं मिलता है। मुख्य रूप से भारत के जो टेम्पल आर्ट्स है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसमें भी सबसे पहले अगर हम बात करें तो साउथ के जो टेम्पल्स है, जो द्रविडियन आर्ट फॉर्म्स के जो टेम्पल है वो मुख्य रूप से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनके जो टेम्पल है वो टेम्पल नहीं बल्कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स का बेजोड़ नमूना है। इनका कोई तोड़ नहीं है। उन्होंने ऐसे मैथ्स के रूल्स का इस्तेमाल करके, ज्यामितीय आकृतियों का इस्तेमाल करके ऐसे मंदिर बनाए हैं जो अद्भुत है, जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर, कैलाश मंदिर, तो ऐसे मंदिर भी है। स्तूप्स की बात करें तो बौद्ध काल में जो स्तूप्स वगैरह बने, फिर मध्य काल में जो स्तूप बने, ये भी आर्किटेक्चर के फील्ड में बहुत ही बेहतरीन थे, और आज भी ये कहीं ना कहीं एक आकर्षण का केंद्र है। उसके बाद हम स्कल्पचर के बारे में पढ़ेंगे। स्कल्पचर भी हमें तीनों पढ़नी है, एंशियंट, मॉडर्न और आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ना है।
पोएट्री भी पढ़नी है। पोएट्री में भी हमें मुख्य रूप से एंशियंट टाइम से लेकर मिडिवल टाइम तक, और मिडिवल टाइम में भी हमें सबसे पहले पोएट्री पढ़नी है। ब्लैक रेड वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर, ये सब पोएट्री हमें उसके बारे में मुख्य रूप से पढ़नी है। उसके बाद हम पेंटिंग पे आते हैं। पेंटिंग में भी बहुत सारे टाइप के पेंटिंग थे। अच्छे अच्छे पेंटर उस्ताद हुए भारत में, जिन्होंने पेंट के फील्ड में भी बहुत अच्छी अच्छी काम की। जैसे मुरल पेंटिंग हुई, मेंच्योर पेंटिंग हुआ, मुग़ल, राजपूत, पहाड़ी पेंटिंग, ऐसे ऐसे पेंटिंग भारत में फेमस थे जिनको हमें पढ़ना है। और मुख्य रूप से अगर हम देखें तो भारत के मुग़ल काल में जो पेंटिंग डेवलप हुई, और भारत के जो नॉर्थ वाले जो पार्ट में, खास करके बिहार और यूपी वाले क्षेत्र में जो पेंटिंग फेमस हुई, उसमें भी बिहार की जो मधुबनी पेंटिंग थी वह काफ़ी फेमस हुई। उसके बारे में हमें थोड़ी ज़्यादा डिटेल से पढ़ना है। और उसके बाद हमें ऐसे ऐसे साइट को पढ़ना है, कल्चरल साइट को विशेष ध्यान देकर पढ़ना है, जिसको यूनेस्को ने लिस्टेड किया है, जिसमें मुख्य रूप से 32 ऐसे कल्चरल साइट है जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। हमें इनको थोड़ा अच्छे से गंभीरता के साथ पढ़ने की आवश्यकता है। उसके बाद हम परफॉर्मिंग आर्ट्स, परफॉर्मिंग मतलब जिसे करके या प्ले के रूप में दिखाया जाता था, उस प्रकार के आर्ट्स को पढ़ेंगे। एक कोई दर्शनी नहीं था, इसमें लोग प्ले करते हैं, ऐसे चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। जिसमें मुख्य रूप से हमें पढ़ने पड़ेगी डांस। डांस में भी 2 प्रकार के डांस हमें मुख्य रूप से पढ़ना है। एक पढ़ना है क्लासिक डांस। क्लासिक का मतलब क्या होता है? ट्रेडिशनल, जिसमें कुछ नियम कानून बने हुए हैं, उस नियम के हिसाब से ही इस डांस को प्ले किया जाता है। इसके कुछ विशेष नियम हैं, उसी नियम के तहत हमें इस डांस को प्ले करना पड़ेगा। उसके बाद आया फोक डांस। फोक डांस मतलब वही लोक डांस। इसमें कुछ विशेष नियम से कानून तो नहीं थे, लेकिन ये भी एक प्रकार का भारत का एक प्रसिद्ध क्षेत्र रहा है जिसमें आज भी लोग काम कर रहे हैं। और एक इसके साथ एक और हमें डांस का फॉर्म पढ़ना है, जिसे मॉडर्न डांस के नाम से जाना जाता है, जिसे हिप हॉप डांस और भी कई प्रकार के डांस को इसमें ऐड ऑन किया गया है, जो मॉडर्न डांस के नाम से जाना जाता है। म्यूजिक में भी हमें पढ़ना है। म्यूजिक में भी मुख्य रूप से हमें क्या पढ़ना है कि म्यूजिक में हमें मुख्य रूप से पढ़ना है क्लासिक म्यूजिक। अगेन क्लासिक का मतलब वही होता है पुराना और परंपरागत, जिसमें कुछ नियम कानून होते हैं जिसके तहत ही किया जाता है। तो ऐसे भी हमें उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद म्यूजिक के अंदर हमें फिर एक फोक म्यूजिक भी पढ़ना है। फोक म्यूजिक कोई परंपरागत जो अलग अलग जगहों पे गाई जाती है, और इसमें एक लोक नृत्य के नाम से हम लोग पढ़ेंगे या जानेंगे लोक नृत्य। लोक नृत्य क्या होता है कि जैसे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आज भी शादी विवाह अनुष्ठान में लोग कई प्रकार के मंगल गीत, आशीर्वाद देने वाली गीतें, मजाकिया टाइप के कुछ गीत होते हैं जिसे लोग गाते हैं। वो कहीं लिखी हुई नहीं है, उसकी संग्रह हमें किसी पुस्तक में तो नहीं मिलेगी, लेकिन लोग के जनमानस में वो सदियों से, प्राचीन समय से कहें या यूँ कहें कि मुग़ल या एनिशियंट टाइम से गाई जा रही है, और आज भी वह उसी फॉर्म में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसलेट हो रही है। यह विशेष यूपीएससी के हिसाब से इसको बहुत गंभीरता से पढ़ना और मार्क्स गेन के लिए तो नहीं है, लेकिन अपने समाज को समझने के लिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद थिएटर। आज हम जानते हैं कि थिएटर एक ऐसा माध्यम हो गया है, फिल्म इंडस्ट्री जिसे हम कहते हैं, उसमें विचारों को आसानी से, अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। और थिएटर के नाम पे कई प्रकार के विचार आ सकते हैं। अभी विशेष प्रकार के देखेंगे कि समाज इससे बहुत आकर्षित हुआ है, बहुत इससे इन्फ्लुएंस हो जा रहा है। जैसे फिल्मों में जो कामें होती हैं वो जीवन मानस के लोग जो है उसी प्रकार के चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। जैसे अभी कुछ फिल्में अश्लीलता की ओर जा रही है, तो समाज में भी वैसी अश्लीलता वाली बातें की जा रही है, या यूँ कहें कि समाज में वो अश्लीलता वाली बातें हैं तो फिल्म इंडस्ट्री या थिएटर वाले उस पर कहानी या नाटक बना दे रहे हैं, ये भी कहा जा सकता है। तो ये थिएटर को हम लोग सोसाइटी का या समाज का, किसी समाज का आईना कह सकते हैं, क्योंकि जो सोसाइटी में हो रही है वो कहीं ना कहीं फिल्मों में दिखाई जा रही है। उसके बाद हम पोएट्री के बारे में पढ़ेंगे। पोएट्री में भी हमें कई प्रकार के पोएट्री पढ़नी है, और पोएट्री के बारे में मैंने ऊपर पहले भी थोड़ा सा जिक्र कर दिया था।
उसके बाद हमें लिटरेचर पढ़ना है। लिटरेचर में हमें सबसे पहले एंशियंट लिटरेचर पढ़ना है, और एंशियंट लिटरेचर में क्या पढ़ना है, वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर में भी हमें वेदास पढ़ना है, वेदों के बारे में। उसके बाद ब्राह्मण, जो ब्राह्मणों ने जो पुस्तकें लिखी थी, या यूँ कहें कि जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद अरण्यक पढ़ने हैं। इसी के अंदर अरण्यक मतलब ऐसे तो अरण्यक का मतलब जंगल होता है, लेकिन ये एक प्रकार का रिसर्च बुक है। क्योंकि हम जो प्राचीन काल के लोग थे, आज भी देखिएगा जितने भी दुनिया के रिसर्च सेंटर होते हैं, वह सोसाइटी और जो समाज या ग्रामीण इलाका हो गया या शहर हो गए, उससे दूर दराज में बनाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो रिसर्च होता है उससे आम मानस को कोई नुकसान ना हो। तो उस समय के जो हमारे साइंटिस्ट थे, जिसे हम लोग ऋषि मुनि के नाम से जानते थे, वह साइंटिस्ट भी जंगलों में जाकर रिसर्च किया करते थे, और वो अपने रिसर्च को पुस्तकों के रूप में प्रकाशित करते थे या लिखते थे। तो हमें वो पुस्तकों के बारे में भी पढ़नी है। उसके बाद हमें उपनिषद के बारे में पढ़ना है। उपनिषद या वेदांत, वेदांत का मतलब यह उपनिषद, वेदों का जो जिक्र है, या हमारे जो लिटरेचर में जो वेद है उसका यह उपनिषद जो है अंतिम बुक है। इसके बाद वेदों के बारे में लिखी नहीं गई है। तो उपनिषद को हम लोग वेदांत के नाम से भी जानते हैं। इसको भी हमें अपने इस इंडियन आर्ट एंड कल्चर के सेगमेंट में पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद हमें पुराण्स के बारे में पढ़ना है। पुराण्स 18 प्रकार के पुराण से सभी को एक एक करके पढ़ने हैं। उसमें मुख्य रूप से केवल हमें उसके कुछ सेगमेंट को ही पढ़ना है, पूरा डिटेल से नहीं पढ़ना है। अगर आप डिटेल से पढ़ने चले जाओगे तो सारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, ये सभी पुस्तकें आपसे कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। तो हमें उतना ही पढ़ना है जितना कि हमें यूपीएससी में पूछा जाएगा। तो हमें इसके बारे में नॉलेज लेना है, ये नहीं कि इसके ऊपर रिसर्च करना है। उसके बाद हमें एपिक्स के बारे में पढ़ना है। एपिक्स में भी मुख्य रूप से महाभारत और रामायण जैसे कहानियाँ हैं, कहानियाँ हैं, उन्हें पढ़ना है। उसके बाद कुछ स्मृति बुक है जो लिखी गई है, कालिदास और भी जैसे लोग हैं उन्होंने जो लिखी है, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद जैनिज्म और बुद्धिज्म स्पेशल, इस साल जो 2024 में जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं, या जो लोग एग्ज़ाम 24 में देंगे, वो बुद्ध लिटरेचर को बहुत ही ध्यान और गंभीरता से पढ़े, क्योंकि इस बार इसको लिटरेचर की आने की संभावना सबसे ज़्यादा है बुद्धिस्ट लिटरेचर की, क्योंकि बार बार बुद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ ना कुछ हमारे सोसाइटी में न्यूज़ में चल रही है। तो हमें वो भी पढ़ना ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है। इसको हमें पढ़ना ही पड़ेगा, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। और एक लिटरेचर फॉर्म था जिसे हम लोग इन फॉर्मों में तो नहीं रख सकते। जो हमारे यहाँ फॉरेनर आए थे, जो विदेशी यात्री आए थे, उन्होंने अपने पुस्तकों में भारत के बारे में, भारत के सोसाइटी के बारे में उस समय अलग अलग काल में अलग अलग लोग आए और उस समय अपने हिसाब से उन्होंने इसमें लिखा। हमें उन चीज़ों को भी पढ़ना है, और जो कहीं ना कहीं उनके पुस्तकों में साफ लिखी हुई है, जैसे इंडिका में लिखा हुआ है, और भी बहुत सारे लोग आए जिन्होंने अपने अपने पुस्तकें लिखे। उसके बाद फिलोसफिकल स्कूल पढ़ना है। फिलोसफिकल स्कूल मतलब हमें दर्शन, भारत के दर्शन के बारे में पढ़ना है। पढ़ना क्या है, इसमें 6 प्रकार के दर्शन थे भारत में, जिसमें हमें नया, वैशेषिका, सोमाख्या, योग, मीमांसा भी 2 प्रकार के थे, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। इन दर्शनों को पढ़ना है। उसके बाद हमें मिसलिनियस पढ़ना है। मिसलिनियस का मतलब है जो अभी वर्तमान काल में जो आर्किटेक्चर है, जो साइंस एंड टेक है, उसके बारे में पढ़ना है। एजेस के बारे में पढ़ना है, युग्स के बारे में, कैलेंडर पढ़ना है, जो भारत के कैलेंडर है। उसके बाद फेस्टिवल्स वगैरह पढ़ने हैं। तो इतने सारे सेगमेंट को हमें कवर करना है, और आप अगर इतने सारे सेगमेंट को केवल कवर कर लेते हैं तो अच्छे से आर्ट एंड कल्चर के सेगमेंट को कवर कर सकते हैं। और इसके लिए अगर आप कोई रेफरेंस बुक चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी के बुक को पढ़ सकते हैं, स्पेशली 11 और 12 की। और नई और पुरानी की झमेले में ना पढ़े, दोनों में पढ़े। अगर नए पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड हो सकती हैं, या कोई नया रिसर्च आया होगा एंशिएंट टाइम से रिलेटेड, या कुछ भी वो रिसर्च आ सकता है। और अगर आपको एडवांस बुक पढ़ना है तो इसके लिए एक ही बुक आती है, नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर। ऐसे बहुत सारे मार्केट में बुक है, लेकिन मैं नितिन सिंघानिया को रेफ़र करता हूँ, क्योंकि वो थोड़ी सी आसान और अच्छी भाषा में लिखी गई है। जय हिंद, जय भारत।